नमस्ते बच्चों। आज बहुत दिन बाद मैं अपना क्लास फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें लाइक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है और बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस बहुत टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमने कुछ टाइप्स को पहले ही स्टडी कर रखा है, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एटसेट्रा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस, अगर कोई रिएक्शन छूट गया हो, आप काइंडली मुझे नोटिफिकेशन या कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दें ताकि मैं उसे कंटिन्यू कर सकूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच precipitate is formed by mixing of the aqueous solution of two salts is called precipitation reaction. दो aqueous solutions का मिलना, मिक्सिंग होना, रिएक्ट होना और फॉर्म किस चीज़ का करना? प्रेसिपिटेट का। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग किसी भी केमिकल को पानी में मिला देते हैं तो वो उस केमिकल का एक्वस सॉल्यूशन माना जाता है। एक्वस मीन्स वाटर। तो जब हम दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाएंगे जिससे हमें प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड रेसिड्यू होता है, उसका फॉर्मेशन मिलेगा, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा घरेलू नमक जिसे हम कहते हैं, घर में यूज़ होने वाला नमक, उसका कॉमन नेम है सोडियम क्लोराइड। रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये प्रेसिपिटेट है, जो सिल्वर क्लोराइड है वो। तो जब ये फॉर्म हो रहा है दो एक्वा सॉल्यूशंस के आपस में मिलने के कारण, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट मेनली सॉलिड रेसिड्यू को ही कहा जाता है, बाकी जो सोडियम नाइट्रेट है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। तो दो एक्वा सॉल्यूशंस का रिएक्शन जब मिलकर बनाता है कोई भी प्रेसिपिटेट, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? द रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और एक बेस मिलता है, रिएक्ट करता है। फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है? सॉल्ट और वाटर का। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट। चाहे हम कोई भी एसिड और बेस को मिलाएं तो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा क्या? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। तो सोडियम क्लोराइड फिर से वो नमक जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट है। तो एक एसिड और एक बेस मिलकर जब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थे वो इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जितने भी रिएक्शंस हुए उनका जो हमारा डे टू डे लाइफ पे है उस पर भी कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो हम इफ़ेक्ट्स देखेंगे उन रिएक्शंस का इन आर डे टू डे लाइफ।
ओके, सो हम अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारा हमने पढ़ा है उसका हमारा डे टू डे लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट्स है जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, तो हम उन इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें हमारा पहला इफ़ेक्ट है कोरोजन। कोरोजन बोलते किसको है? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion। ये क्या है? एक स्लो कन्वर्जन है। किस चीज़ का? कोई भी मेटल का अपने अनडिज़ायरेबल, जो कि ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स के रूप में फॉर्म होना। किसकी वजह से? ऐसी चीज़ों की वजह से जो एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है। कौन कौन सी चीज़ें? ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है। इनसे जब रिएक्ट होकर कोई भी मेटल अपना अनडिज़ायरेबल कंपाउंड बनाता है तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, मेटल्स का अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स बनाना किनके कांटेक्ट में आके? एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके कांटेक्ट में आके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। हम लोग कोरोजन को एक ड्रॉबैक ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग एक न्यू वर्ड है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं रस्टिंग बोला किसको जाता है। तो रस्टिंग iron, when reacts with oxygen and moisture, forms red substances which is called rust and the process is called rusting। आयरन मतलब लोहा। लोहे को हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जब कभी भी इन्वायरमेंट में बाहर खुले जगह पे छोड़ दिया जाता है तो कुछ दिनों में उस पर जंग लग जाता है। जंग किस कलर का होता है? तो नियरली रेड इन कलर होता है। तो इसे ही हम बोलते हैं रस्टिंग। इंग्लिश शब्द है रस्टिंग, हिंदी है जंग लगना। तो लोहा जब कभी भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पहले से प्रेजेंट है, इनके कांटेक्ट में आके जब कंपाउंड अपना फॉर्म करता है तो उसे ही हम कहते हैं रस्ट। और ये जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, लोहे का हवा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आना और अपना कंपाउंड फॉर्म करना, इसे हम कहते हैं रस्टिंग। आगे देखते हैं हम लोग। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ चीज़ें जो रस्टिंग के बारे में हमें जाननी चाहिए या कोरोजन से जो रिलेटेड है वो हमें पता होना चाहिए। तो रस्टिंग जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ हो, ऐसे रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कोरोजन, जिसका एग्जाम्पल हमने रस्टिंग देखा था, weakens the iron and steel objects and structures such as railings, car bodies, bridges and ships etc. and cuts short their life। चूँकि कोरोजन एक ड्रॉबैक है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो ये क्या है? चीज़ों को ख़राब करता है। जब कभी भी कोई चीज़ हवा या खुले में रह गया तो वो क्या करता है? उस पर जंग लगना जिसे कहते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट के लाइफ को कम कर देता है, उसे कमज़ोर कर देता है और उससे चीज़ें जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो हमें कुछ ऐसी तरीका पता होना चाहिए जिससे हम इन चीज़ों से बच सके या अपने सामान को इन चीज़ों से बचा सके। तो खराबी जैसे ही हम लोग जानते हैं, उसका बचाव हमें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो देखते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। ऐसे क्या तरीके हम अपनाएं जिससे हम रस्टिंग से अपनी चीज़ों को बचा सके, जंग लगने से अपनी चीज़ों को बचा सके। तो सबसे पहला है पेंटिंग। बाय पेंटिंग, अगर कोई चीज़ है जिसमें जंग लग गया, हमने खुले में छोड़ दिया उसे और उसमें जंग लग गया, तो हम उस पर पेंट कर दें किसी भी चीज़, कोई भी पेंट से, तो उसे हम उसका जो रस्टिंग ऊपर जो जंग लगा हुआ है उसे हटाकर उस पर पेंट कर दे तो उस चीज़ का लाइफ या रस्टिंग से हम उसे बचा सकते हैं। दूसरा, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। कोई भी लोहे का सामान है, ख़राब हो गया, उसमें जंग लग गया, उसमें अगर हम लोग ग्रीसिंग या ऑयलिंग कराएंगे तो उससे हम लोग जंग को हटा सकते हैं, बचा सकते हैं और उससे हमारी जो सामान है उसका लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा। तीसरा है
बाय गैल्वेनाइजेशन। आपको पता होगा लोहे को भट्टी में तपाया जाता है ताकि उससे निखारा जा सके, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। तो इन सारे मेथड्स से हम रस्टिंग से अपनी चीज़ों को, जंग लगने से अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन का दूसरा इफेक्ट, या उससे पहले देखते हैं हम लोग कि किन किन चीज़ों में और कोरोजन देखा जा सकता है। लाइक अभी तक हमने देखा कि आयरन और स्टील में रस्टिंग, जो कि कोरोजन का ही एक फॉर्म है, उसे हम देख सकते हैं। देखते हैं और भी कोई चीज़ें हैं जिस पे ये चीज़ काम करता है या नहीं। तो दो और चीज़ें हैं जिसे अगर हम हवा में छोड़ दें, खुले में छोड़ दें, तो वो ख़राब होता है या हो सकता है। जिसमें पहला हमें पढ़ना है कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर के जो भी सब्सटेंस हैं वो अगर खुले में ऐसे ही फेंक दिया जाए या छोड़ दिया जाए, उसका रख रखाव ना किया जाए, तो वो भी ख़राब हो सकता है। देखते हैं कैसे। कॉपर लूजेज देयर लस्टर एंड शाइन। जो अपना चमक है, अपना जो क्वालिटी है, वो खो देता है आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सी कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CuCO3 पॉइंट डॉट, जिसको बोलते हैं CuAH होल टाइस। व्हेन एक्सपोज टू एयर, कॉपर के अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को हवा में छोड़ दें तो उस पर हम लोग देखेंगे कोई भी पीतल का या तांबा का बर्तन होता है, उस ग्रीन कलर का रेसिड्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सब्सटेंस जो मेटल है वो हवा से रिएक्ट करता है और अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब ज़रूरी नहीं, उसे नहीं पता कि वो ज़रूरी है या नहीं, लेकिन कोई भी मेटल किसी दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा, रिएक्शन होगा, तो कंपाउंड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जब उसे हवा में छोड़ दिया जाता है, और इससे क्या होता है, कॉपर अपना जो शाइन है, अपना जो चमक है, वो खो देता है। दूसरा है कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर से बने हुए, चांदी से बने हुए सब्सटेंस अगर आप हवा में छोड़ दें तो वो क्या होगा? द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट टार्निस्ड। टार्निस्ड मतलब बिकम्स डल। जैसे पहले हम खरीदते हैं, जितना चमकीला होता है उतना चमकीला ना होना, धीमा हो जाना ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला है Ag2S ऑन इट सरफेस बाय द एक्शन ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर। ये भी क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेयर में जो गैस पहले से प्रेजेंट है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सिल्वर से रिएक्ट कर रहा है और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? सिल्वर पे कोरोजन हो रहा है और वो अपना चमक, मेनली चीज़ों में क्या होता है, वो जो अपना ओरिजिनल शाइन, ओरिजिनल लस्टर है, वो खो देते हैं और चीज़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती है, कम चमकीली दिखती है। तो ये सारा कोरोजन का आफ्टर इफेक्ट्स है, मतलब ऑक्सीडेशन का आफ्टर इफेक्ट्स है। और इन सब को बचाने का एक ही तरीका है कि चीज़ों पे, जैसे हम लोग सिल्वर का अगर मेटल बचाना चाहते हैं तो हम लोग उसको बराबर पॉलिशिंग कराएं, साफ़ करें। कॉपर के मेटल्स को बचाना चाहते हैं, उससे हम पॉलिश कराएं, साफ़ करें। तो इन सारी चीज़ों या उसे हवा के एक्सपोजर, एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर से जितना ज़्यादा हो सके बचा सकें। तो ये सारे मेथड्स अप्लाई करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ऑक्सीडेशन का एक और इफ़ेक्ट हमें पढ़ना है जो कि डे टू डे लाइफ में हमें प्रतिदिन यूज़ में आता है, जो कि है रैंसिडिटी। ओके, रैंसिडिटी क्या होता है? द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a longer period of time. This is called rancidity. It is caused due to oxidation of fat and oil present in food materials. अगर कोई भी खाना, क्योंकि हमारे हर खाने में लगभग फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते ही है, अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक बाहर छोड़ दिया जाए तो उसका जो अपना कलर होता है या जो अपना टेस्ट स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब बेसिकली हम बोलते हैं ख़राब हो गया। तो ये भी ऑक्सीडेशन का एक आफ्टर इफेक्ट है, जो कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। ये होता क्यों है? ऑक्सीडेशन होता है एयर के प्रेजेंस में रहने से किनका? फैट और ऑयल जो खाने में प्रेजेंट है उनका, और ये टेस्ट और स्मेल को ख़राब कर देता है खाने का। ऐसे खाने को नॉर्मली हम लोग फेंक देते हैं या नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता।
तो ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ करें जिससे हम अपने जो खाना है उसको सेफ रख सके, खाने लायक रख सके। तो मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, सबसे पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स का अपने खाने में प्रयोग करें रखें जिससे उसमें ऑक्सीजन का एडिशन ना हो सके। तो ये प्रोसेस अप्लाई या यूज़ करके हम खाने को ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं या ख़राब होने से बचा सकते हैं। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग, खाने को इतने अच्छे से पैक करें कि उसमें हवा का कांटेक्ट हो ही ना पाए। वैक्यूम आपको पता है वैसा जगह जहाँ पे कोई भी गैस पूरा खाली, एकदम जो बोलते हैं खाली बोतल या खाली ढक्कन, वैसे टाइप का जगह जहाँ हवा भी ना घुस पाए। तो अगर हम वैसा पैकिंग खाने का करें, वैसे अच्छे से खाने को पैक करके रखें जहाँ हवा भी नहीं घुस पाए, तो उससे हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तीसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। जिस जगह पे हम खाने को रख रहे हैं या जिस बर्तन में हम खाने को रख रहे हैं, चूँकि हवा तो हर जगह प्रेजेंट है, तो उस जगह पे जो एयर प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस करके, वहाँ पे नाइट्रोजन ऐड करके और हवा को हटा के हम खाने को बचा सकते हैं। और चौथा है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स। जो हमारा खाना है उसे हम कुछ समय के बाद रेफ्रिजरेट कर दे, फ्रिज में रख दे, ताकि वो बाहर का जो एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर है उससे बचाया जा सके। तो ये सारे मेथड्स अप्लाई करके हम खाना को ख़राब होने के से लंबे समय तक बचा सकते हैं। ये था हमारा लास्ट ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक। अब हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए, अगर आपको चैप्टर में कोई और वैसा टॉपिक मिलता है जो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है अभी तक, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में रिमेंबर कर देना, बता देना, ताकि मैं उसे कंटिन्यू करूं या आप लोगों तक पहुंचा दूं। हमारा जितना भी अभी तक का पढ़ा हुआ टॉपिक है वो हम एक क्विक रिवीजन में सारे टॉपिक्स को थोरोली देख लेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, और हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस देखेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो भी सामने है, तो आप कोशिश करो चीज़ों को इस तरीके से पढ़ने का, या शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर प्रिपेयर करो जिससे आप हर बार आपको बुक खोल के ना देखना पड़े। अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो आप कहीं से भी तुरंत में एग्ज़ाम में जाने से पहले या एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसे रिवाइज कर सको। तो इस सारी चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर करो। स्मार्ट स्टडी आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप तो ऐसे ही स्मार्ट बच्चे हो ही, तो स्मार्ट स्टडी भी करो। एक बार थॉरोली किसी भी चैप्टर को पढ़ के, उसे समझ के, बार बार तब तक पढ़ना है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो तो आपके दिमाग में एक बेसिक पॉइंट्स रहने चाहिए जिससे आप तुरंत रिवाइज कर सको। तो आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। हम नेक्स्ट क्लास में अपना क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइजेस डील करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिमेंबर करो। क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। अच्छे से रहो और अपना ख्याल रखो। गुड बाय।